हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज सनत सर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी। आपको पता होगा कि हम लोग जितनी भी इकनॉमी है, हमारी इकनॉमी या दूसरे, हम लोग अब एक ग्लोबलाइज्ड इकनॉमी बन चुके हुए हैं। तो हम दूसरे देशों के साथ कई तरह के ट्रेड वगैरह करते रहते हैं। हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, एक अनाउंसमेंट है कि क्लास 12 क्रैश कोर्स अब स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी ही। और इसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स और बीएसटी के टॉपिक चैप्टर्स और अलॉन्ग विद जो ओसवाल और एडुकार्ड के जो कुछ बुक्स हैं उनसे क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कस करूंगा, अलॉन्ग विद पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और पर्सनल गाइडेंस भी होगा। आपके परफॉर्मेंस जो टेस्ट लेंगे हम, उस पर जो आपका जैसा फीडबैक रहेगा, रिव्यू रहेगा, उस पर मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा, कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है, कैसे आप इम्प्रूव कर सको। तो जिन लोगों को इनरोल करना है वो ज़रूर कांटेक्ट करें और जल्दी से प्रोग्राम में इनरोल करें। थैंक यू। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल पड़ता है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज से इकोनॉमी हर दूसरा देश अफेक्ट होता है। आइए इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं। देखो, राम यहाँ अपने टीचर से पूछ रहा है कि सर, मैं हमेशा न्यूज़पेपर में देखता हूँ कि रुपये की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में कभी नीचे चली गई, कभी ऊपर चली गई, तो इसका मतलब क्या होता है। तो उसके टीचर उसे एक्सप्लेन करते हैं कि देखो बेटा, जब भी रुपीज़ की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में नीचे जाती है, इसका मतलब अब हमें पहले के मुकाबले ज़्यादा रुपीज़ चाहिए डॉलर को खरीदने के लिए। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ। देखो, अगर मैं बोलूँ कि $1 पहले अगर था आपका 70 रुपीज़, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको कि $1 पहले आपको मिलता था 70 रुपये में, और अब इसके बाद एक मिनट इसको थोड़ा सही कर दूँ, ठीक है। देखो, अगर मैं बोलूँ कि $1 पहले आपको मिलता था 70 रुपीज़ में, और $1 अब आपको मिल रहा है 75 रुपीज़ में। यही इस लाइन का मतलब हुआ कि रुपीज़ की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में क्या होगी, नीचे चली गई। अब देखो कि यहाँ पे क्या हो गया, पहले आप 70 रुपया देते थे तो आपको $1 मिलता था, लेकिन अब आपको वही $1 खरीदने के लिए आपको कितना देना पड़ रहा है, 75 रुपीज़। तो इसका मतलब आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसा देने पड़ रहे हैं। तो यही कहलाता है हमारा करेंसी डेप्रिसिएशन। और उसी तरीके से जब हमारी रुपीज़ की वैल्यू अप हो जाती है, अप का मतलब ये हुआ कि पहले हमें $1 लेने के लिए हमें 70 रुपीज़ चाहिए था, अब हमें $1 के लिए हमें लेट्स से हमें 65 रुपीज़ चाहिए। तो अब हम इसे क्या बोलते हैं, करेंसी एप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये होता है करेंसी एप्रिसिएशन। तो राम फिर उनसे पूछता है कि सर, तो इससे हमारा डेली लाइफ कैसे अफेक्ट होता है, मतलब हमें रोज़मर्रा का जीवन हमारा इससे कैसे अफेक्ट होता है। तो टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, देखो, जब भी रुपीज़ की वैल्यू क्या होती है, डाउन जाती है। डाउन का मतलब क्या होगा, अगेन ये सिनेरियो ध्यान रखना कि पहले जो चीज़ मुझे कम पैसे मिलती थी, अब मुझे उसके लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, उसके बाद उससे पहले एक और चीज़, अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ न्यूज़पेपर के हेडलाइंस दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देखते होगे कि रुपीज़ की वैल्यू फॉल कर गई, फॉल कर गई, फॉल कर गई, ठीक है। फिर आप यहाँ देख रहे होगे रुपी रिकवर्स। तो अब ये आप समझोगे ना कि इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है हमारे रियल लाइफ में। देखो, हम चूंकि आपको पता है कि हम लोग एक ग्लोबल इकोनॉमी के हिस्से हैं, यस और नो। आप लोगों ने पढ़ा है 4 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी में। 4 सेक्टर मॉडल क्या होता है, जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं और उनसे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हर वो सामान जब हम इंपोर्ट करेंगे, मतलब मान के चलो कि मैं अमेरिका से आईफोन मंगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर रुपीज़ की वैल्यू फॉल कर गई, इसका मतलब क्या होगा, जैसे पहले $1 में हमें 70 रुपीज़ होते थे। इसका मतलब कोई अगर अगर मैं कोई एक सामान खरीद रहा हूँ जिसकी प्राइस अमेरिका में $1 है, मान के चलो कोई टॉफ़ी हम खरीद रहे हैं, ठीक है, जिसकी प्राइस पहले 70 रुपये थी। अब क्या हुआ कि एक्सचेंज रेट हमारा क्या हो गया, नीचे चला गया। इसका मतलब अब वही टॉफ़ी हमें कितने मिलेगी, 75 रुपये में भी। तो आप ऐसे आप आईफोन के लिए देख सकते हो, आईफोन अमेरिका में $1000 का मिल रहा था, ठीक है। तो पहले आपको 70,000 रुपये देने पड़ते हैं, अब आपको 75,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ अब आप इस चीज़ को समझ पाओगे। देखो, अगर रुपीज़ की वैल्यू फॉल कर गई है, ठीक है, तो इसका मतलब जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से सामान मंगाते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, पेट्रोल हो या हथियार हो, कुछ भी हम मंगा रहे हैं दूसरे देशों से, तो वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इंपोर्टेड गुड्स, स्मार्टफोन्स बिकम मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। देन द ओवरऑल प्राइस लेवल इन द कंट्री में राइज एट द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इंक्रीज। अब जैसे देखो, हम ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, आपको पता होगा, ऑयल, पेट्रोल, डीजल्स, ये सब हम क्या करते हैं, दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। तो
अगर हम दूसरे देशों से सामान मंगा रहे हैं, ठीक है, अगर हम दूसरे देशों से क्या कर रहे हैं, सामान मंगा रहे हैं, तो ऑयल वगैरह देख लो, अब ऑयल पेट्रोल अगर महंगा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, सब कुछ महंगा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्सपोर्टेड गुड्स बिकम्स चीपर। अब देखो इंपोर्ट करना, हमें दूसरे देशों से सामान मंगाना हमारे लिए क्या हुआ था, महंगा हो गया था। लेकिन अब ऐसे समझो, मान चलो कि मैं इंडियन हूं, ठीक है, आप फॉरेनर हो। अब फॉरेनर हो, आप अगर मेरे देश से कोई सामान खरीद रहे हो, आपको तो सस्ता हो गया ना। कैसे, अब बहुत समझो। देखो मैं जब दूसरे देशों से कोई सामान मंगाता हूं, पहले कोई मंगाता था और उस टाइम एक्सचेंज रेट सपोज 70 रुपीज़ है। मैं अगर अमेरिका से यूएसए से कोई सामान मंगा रहा हूं तो मुझे 70 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन जैसे ही एक्सचेंज रेट हमारा क्या हुआ, करेंसी की वैल्यू फॉल कर गई, अब तो मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन आप अमेरिकन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो दूसरे जिस देश से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, उस देश का कोई बंदा अगर हमारे देश से कोई सामान खरीद रहा है तो उसके तो प्रॉफिट हो गया ना। पहले वो 70 रुपये देता था, पहले पहले उसे कोई चीज़ खरीदनी होती थी तो उसे पहले उसे $1 में 70 रुपये का सामान मिलता था। लेकिन अब वो $1 दे रहा है, उससे कितने के सामान मिल रही है, 75 रुपीज़ के सामान मिल रही है। बात समझे। तो जो हमारा इंपोर्ट महंगा हो गया, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। और इससे क्या होता है, प्रोडक्ट्स मेड इन द कंट्री बिकम्स मोर अफोर्डेबल फॉर फॉरेन बायर्स, बूस्टिंग एक्सपोर्ट बिजनेसेस। तो इसीलिए इंडिया से सामान खरीदना तो उनके लिए आसान हो गया, क्योंकि अब उन्हें $1 में ज़्यादा सामान मिल रहा है पहले के मुकाबले। लेकिन हमारे लिए तो महंगा हो गया। तो यह था तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज का कंसेप्ट। अब एक और एग्जांपल लो, मैंने यहाँ पे आईफोन की प्राइसेस का मैंने एक डेटा लिया है, ठीक है। तो देखो आईफोन अगर आप इंडिया मतलब आईफोन को अगर आप वैल्यू आप देखो, ये अलग अलग कंट्रीज के यहाँ पर रेट मैंने लिखा हुआ है। अब देखो आईफोन अगर हम खरीदते हैं, आईफोन 13 प्रो मैक्स, यहाँ फ़ोन का नाम नहीं है, ठीक है, तो उसकी प्राइस इंडिया में हमें लमसम पड़ेगी 1,30,000 रुपये के लिए, ठीक है। और डॉलर में कितना मिलेगा हमें, 1,550। वही अगर आप अमेरिका में वो सामान हम खरीदते हैं तो हमें कितना देने पड़ते हैं, $1,000। देखो जब से लमसम $550 का डिफरेंस है। वही आप यूके में खरीदोगे तो आपको $1,250 और यहाँ पे रुपीज़ में मैंने प्राइस भी लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हो। अब वही देखो जापान में अगर आप खरीदोगे तो $1,100, यहाँ पे आप चाइना में खरीदोगे तो $1,300 और यहाँ $1,200। अब सबसे देखो सबसे ज़्यादा सस्ता, देखो अमेरिका में बना सामान सस्ता है, उसके बाद फिर आप देख रहे हो कि आपका फिर जापान में सस्ता पड़ रहा है, फिर आप देख रहे हो आपको चाइना में सस्ता पड़ रहा है, फिर आपको यूएई में पड़ रहा है, फिर आपको यूके में मिल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है आखिरकार, देखो रीजन तो मतलब वन ऑफ द मेजर रीजन इज डिफरेंस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। दूसरा टैक्स वगैरह भी रीजन होते हैं, उनको हम अभी साइड करके हम समझेंगे। तो ये होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट से हमारे ऊपर इंपैक्ट। अब देखो अगर इसी तरीके से मैं अगर ऑयल के प्राइसेस लूंगा, तो क्योंकि ऑयल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस बढ़ने से पूरा का पूरा आप इंडस्ट्री सेक्टर के हर चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है। तो उससे देखो आप कितना महंगाई, इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा हमारा बढ़ सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो रुपीज़ में, मैंने यहाँ पे रुपीज़ की वैल्यू को दिखा हुआ है कि ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में रुपीज़ की वैल्यू हमारी कितनी क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है। आप ये ग्राफ देख रहे हो, करोगे सर ये तो बढ़ रहा है और आप डिक्लाइन बोल रहे हो। डिक्लाइन ही है, इस बढ़ने को घटना ही कहते हैं, ठीक है। तो देखो पहले आपका 2020 में $1 आपका अराउंड 73 पॉइंट समथिंग रुपीज़ होता था। 2021 में ये बढ़ के 74 पॉइंट समथिंग हो गया। फिर 2022 में ये बढ़ के आपके अराउंड 82 रुपीज़ हो गया। फिर 2023 में ये बढ़ के आपके अराउंड 82.33 हो गया और 2024 में 84, नियर अबाउट 84 है ये। तो हम ये देख रहे हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हुई है, डिक्लाइन कर रही है, जिससे हम क्या कहते हैं, करेंसी डिप्रिसिएशन। अभी तक तो मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। अब मैं आगे के टॉपिक पर आता हूँ, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको, एक्सचेंज का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। देखो इमेजिन ए सिनेरियो, अब आखिरकार हमें एक्सचेंज क्यों करना पड़ जाता है, मतलब हमें डॉलर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए इमेजिन ए सिनेरियो वेयर एन इंडियन कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड wants to import machinery from the यूनाइटेड स्टेट। देखो मान के चलो कि मैं अमेरिका से कोई सामान मंगा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कोई भी देश सारे गुड्स खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, यस और नो। हम तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, जैसे ऑयल हो गया हमें तो इंपोर्ट करने पड़ेंगे, लेटेस्ट वेपन्स होंगे, हथियार हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, हमें तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब मैं अमेरिका से सामान खरीदना चाहूँगा तो अमेरिका में तो डॉलर चलता है, वहाँ रुपीज़ तो चलता नहीं है।
तो वो तो बोलेगा कि भाई मुझे डॉलर में पेमेंट दो। अब उसके पास तो, अब हमारे पास तो आएगा कहाँ से? तो फिर हम जब इंपोर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर देखो कि अगर उस मशीन की दाम $1,00,000 पड़ रही है, या इसको आप $100,000 बोल सकते हो, टू पे फॉर दिस इंपोर्ट XYZ प्राइवेट लिमिटेड विल नीड टू कन्वर्ट इंडियन रुपीज इनटू US डॉलर्स एट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट। प्रिवेलिंग मतलब जो भी करंट एक्सचेंज रेट होगा। देखो एक्सचेंज रेट की वैल्यू होती है ना, वो टाइम टू टाइम क्या होती है, इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से बढ़ते घटते रहती है। तो जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा होगा, जैसे अभी अराउंड 84 पॉइंट समथिंग रुपीज़ चल रहा है, तो जो भी करंट एक्सचेंज रेट रहेगा वो उस रुपीज़ को उसे उस डॉलर में कन्वर्ट करना होगा और उसे पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए ना, ठीक है। तो अब देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हुआ। फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, फॉरेन करेंसी। हमारे पास दूसरे देश की कितनी ज़्यादा करेंसीज अवेलेबल हैं। क्यों है? क्योंकि अगेन जब आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग करोगे, बिजनेस करोगे, आपको दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए क्या चाहिए होंगे, फॉरेन करेंसी चाहिए होगे ना। क्यों? अब बहुत बार बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हमें डॉलर ही क्यों चाहिए होता है, हम किसी और करेंसी में ट्रेड क्यों नहीं कर सकते हैं? देखो डॉलर इज अ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी है। दुनिया के हर देश डॉलर में पेमेंट लेते हैं। सर ये कैसे डिसाइड होता है? देखो एक होता है करेंसी बास्केट, ठीक है, IMF में एक होता है करेंसी बास्केट। तो करेंसी बास्केट में वो करेंसियाँ होती हैं जिसमें दुनिया के सारे देश बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें डॉलर आता है। ऐसे इन टोटल 5 करेंसीज होती हैं उसमें, लेकिन जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ पेमेंट है वो है आपका डॉलर। तो हमें इसके लिए डॉलर चाहिए होगा। The stock of foreign exchange with a country, let's say India, refers to the stock of all foreign currencies with the RBI central bank at a point of time. अब जब हम कहते हैं कि फॉर स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जैसे हम बोलेंगे इंडिया के पास 2024 में कितना फॉरेन एक्सचेंज है, तो इसका मतलब कि हमारे पास सम कितना फॉरेन करेंसी, जो दूसरे देशों में जो करेंसी चलती हैं उसका सम टोटल कितना हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। और जिस रेट पे हम डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज करते हैं फॉरेन करेंसी में, वो कहलाता है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे अगर मैंने पहले भी आपको बताया कि $1 इक्वल टू अगर 70 रुपीज़ है और वन, तो ये आपका क्या हुआ, ये हुआ एक्सचेंज रेट की। इस रेट से 70 रुपया दोगे तो आपको $1 मिलेगा। क्लियर? आइए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, ठीक है। इट इज द प्राइस पेड इन डोमेस्टिक करेंसी फॉर बाइंग अ यूनिट ऑफ द फॉरेन करेंसी। तो ये क्या हो गया कि हम एक यूनिट फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए हमें कितनी डोमेस्टिक करेंसी देनी पड़ती है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, डोमेस्टिक करेंसी मतलब जिस भी देश की हम बात, जैसे हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में जो चलने वाला जो करेंसी है, जो इंडिया में एक्सेप्टेड करेंसी है, उसको हम डोमेस्टिक करेंसी कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 50 रुपीज़ आर टू बी पेड टू बाई $1, देन द एक्सचेंज रेट इज $1 इज टू 50 रुपीज़। क्लियर? इट इज द प्राइस ऑफ अ करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। आप यहाँ देख रहे हो कि हम अपने रुपीज़ की वैल्यू को हम डॉलर के टर्म्स में कर रहे हैं और वाइस वर्सा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, क्योंकि हम दूसरे, मतलब डॉलर तो एक्सटर्नल है ना हमारे लिए, तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को हम जब हम रेफर करते हैं किसमें, एक्सटर्नल में, तो उसका एक्सटर्नल वैल्यू भी कहलाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल।